कतर पर हमले के लिए नेतन्याहू ने मांगी माफी। अगर हम ऐसा कहें तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? वो नेतन्याहू, वो बेंजामिन नेतन्याहू जो अलग अलग सतह पर अलग अलग ममालिक से लोहा लेने के लिए तैयार थे, ना सिर्फ लोहा लेने के लिए तैयार थे बल्कि उनके ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स में कई देशों में खलबली भी मच गई थी। और पिछले दिनों दोहा पर जो अटैक किया गया था इसराइल की तरफ से, उसने तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी थी, जिसके बाद हमने देखा था कि आनन फानन में कतर ने एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनके वज़राए खारजा इकट्ठा हुए थे, सर जोड़ कर बैठे थे और ये एक तरह से एक हिकमत अमली मुरतब की गई थी। डिक्लेरेशन, दोहा डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था और ये कहा गया था कि इसराइल को कमज़ोर करने के लिए हमें हर सतह का इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो इक़्तिसादी तौर पर हो, माशी तौर पर हो, या फिर उस रिश्ते को लेकर हो, या फिर किसी और तरह से इसराइल को माली मदद जो पहुंचाई जा रही, या फिर ट्रेड डील हो। ये अलग अलग तरीके से हम इसराइल को छल निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसा दोहा डिक्लेरेशन ने हिकमत अमली मुरतब की थी। और अब वही इसराइल के नेता, वही बेंजामिन नेतन्याहू, कतर पर हमले के लिए नेतन्याहू ने माफी मांगी। जी हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये सच है, हकीकत है। जी हाँ, कब और कैसे हुआ पूरी तफसील आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये खास वीडियो, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। व्हाइट हाउस से कतर के पीएम को फोन लगाया गया और उस वक्त जब फोन लगाया गया था तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। वो डोनाल्ड ट्रंप जो दो देशों के बीच शांति वार्ता की शुरुआत करने के लिए अपने आप को आगे रखते हैं, वो भी मौजूद थे। तो इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से फोन पर बात की और दोहा में होने वाले फिजाई हमले पर माजरत की, माफी मांगी। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत पर भी दुख का इजहार किया। ये गुफ्तगू ट्रंप के सामने हुई है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने जब कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अस्सानी को व्हाइट हाउस से टेलीफोन किया और दोहा में होने वाले हालिया हमले पर माफी मांगी तो रिएक्शन क्या था? मिडिल ईस्ट ममालिक का, कतर का रिएक्शन क्या हुआ? कतरी प्रधानमंत्री ने, पीएम ने क्या कहा वो आपको बताएंगे। और ये कब हुआ था? इस माह के शुरू में होने वाली कार्रवाई में हमास के रहनुमा खलील अहया के बेटे और उसके साथी जिहादुल बाद समेत 5 अफराद मारे गए थे। नेतन्याहू ने यह बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद दिया। उधर गजा में बमों और गोलियों की आवाजें थमने को, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान सहाफियों ने ट्रंप से सवाल किया कि क्या आपको यकीन है कि गजा में जल्द अमन कायम होगा, जिस पर ट्रंप ने एतमाद के साथ ऐलान किया कि मैं मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद हूँ, मैं मुकम्मल तौर पर पूरा एतमाद हूँ। इस बात को बार बार उन्होंने दोहराया। तो एक ये बात है और दूसरी तरफ ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये आप माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वो लीडर जो पै दर पै दिगर, पिछले दिनों आपको याद होगा कि 72 घंटे में 6 से 9 हमले उसने अलग अलग ममालिक पर किए थे और हलचल मचा दी थी। वो शख्स, वो मुल्क, उस मुल्क के प्रधानमंत्री, उस मुल्क के पीएम अब माफ़ी मांग रहे हैं। और माफ़ी किस लिए, किस इंसिडेंट के लिए मांग रहे हैं? कि जब कतर के दोहा में एक मीटिंग हो रही थी, वो भी अमन की मीटिंग थी कि हमास और गजा में और फ़लस्तीन पर जो इस्राएली बर्बरियत है, एक डेलीगेशन उधर से आया था और हमास का डेलीगेशन उसमें मौजूद था और इसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। और जिस पर हमने देखा कि कई ममालिक, उसी हमले ने कई मिडिल ईस्ट के ममालिक को एक साथ लाया, एक पेज पर लेकर आया। और उसी डिक्लेरेशन के बाद हमने देखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और ये कहा कि हम ऐसा समझौता कर रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम सऊदी अरब, यानी दोनों मुल्कों ने किसी एक मुल्क पर हमला होने को दूसरे पर हमला करार दिया। इस तरह के डिक्लेरेशन हुए थे, इस तरह के समझौते होते हुए दिखाई दिए। अब उस मुल्क की तरफ से माफी मांगी जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू माफी मांग रहे हैं और इस माफी किसके सामने मांगी जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त मौजूद हैं और मौजूद रहे जब फोन व्हाइट हाउस से किया गया था कतर के वजीर आजम को। और कतर के वजीर आजम ने क्या कहा इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल किया गया कि आखिर दोनों मुल्कों के बीच क्या आपको लगता है कि एतमाद की बहाली के लिए आप पुरुम्मीद हैं, तो उन्होंने कहा मैं मुकम्मल तौर पर पुरुम्मीद हूँ। दोनों रहनुमा मुलाकात कर रहे हैं।
उधर कतर ने कहा है कि हमास अपने हथियार मुकम्मल तौर पर हवाले करने के लिए तैयार है। गजा अमन मंसूबे के 21 नुकाती एजेंडे को जो पेश किया गया है उसकी झलकियां क्या है, आखिर 21 नुकाती झलकियां क्या है जो इस वक्त चर्चा में है और जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 21 तजवीज़ें दी गई हैं वो क्या हैं, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। यानी इन तमाम चीज़ों को अगर हमास मानता है तो दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो सीज फायर है वो लागू हो सकता है। वो झलकियाँ उनमें से कुछ अहम जो बिंदु हैं वो आपके सामने रखते हैं। इसमें ये पहली शर्त ये है कि हमास फौरी तौर पर तमाम इस्राएली यरगमालियों को, हॉस्टेजेस को लौटा देगा, रिहा कर देगा। और फिर उसके बदले में क्या होगा? उसके बदले में ये होगा कि गजा के लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए इंसानी इमदाद गजा भेज दी जाएगी। और इसी तरह इस्राएली फौजी गजा की पट्टी से बतदरीज मतलब एक एक करके इनखला करेंगे। मगरबी किनारे को कभी भी इल्हाक ना करने का भी अहद इसमें शामिल है। तो वहीं गजा में किसी भी नई बस्तियों की तामीर का खात्मा किया जाएगा। और इस 21 नुकाती तजवीज़ में ये भी शामिल किया गया है कि हमास के बगैर नई फ़लस्तीनी हुकूमत का क़याम होगा। गजा के रिहायशियों की जबरी नकल मकानी ना हो और ना ही जंग के दौरान फ़रार होने वाले लोगों की वापसी को रोकने की कोई कोशिश हो। ये 21 तजावीज़ में शामिल है। कतर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दिलाया है कि वो हमास को अमन मुआहदे पर राज़ी करने पर आमादा कर सकता है, जिसमें हथियार डालने और मुसल्लह सरगर्मियां बंद करने की शर्त शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि कतर का आखिर जिक्र क्यों आता है। इससे पहले भी हमने देखा कि कतर मीडिएशन करता है, सालसी करता है। तो कतर ने दोनों ममालिक के बीच सालसी का किरदार अभी नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से जारी रखा हुआ है। और इसीलिए हमने देखा कि इसराइल ने कतर को निशाना बनाया था। कतर को निशाना इसलिए बनाया गया था कि इसराइल ने कहा कि जो भी हमास को अपने यहाँ पनाह देगा, किसी तरह का हेडक्वार्टर या फिर किसी तरह की मौजूदगी वहाँ पर दिखाई देगी, हम उस मुल्क को टारगेट करेंगे। लेकिन अब एक बार फिर से कतर सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कतर का कहना है कि उसकी सालसी से गजा में कशीदगी कम करने में मदद मिलेगी और फ़लस्तीनी ग्रुपों को मुज़ाकरात की तरग़ीब मिलेगी। ये इक़दाम मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। अमेरिका के मशरिक़ वस्ता के खुसूसी एलची स्टुअर्ट कोफ ने कहा है कि अमेरिका ने गजा के लिए 21 नुकाती अमन तजावीज़ तैयार कर ली हैं, अगरचे इसके तमाम पहलुओं को जाहिर नहीं किया गया है। टाइम्स एक अखबार के मुताबिक ये कहा गया है कि इसमें फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तजवीज़ शामिल हो सकती है। नेतन्याहू ने इस तजवीज़ की सख्त मुखालिफत भी की है। इसके बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप डटे रहे तो तजवीज़ मंजूर हो सकती है। और इस तजवीज़ की हमने देखा कि अलग अलग जगह पर चर्चा भी हो रही, बहस भी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो तजवीज़ अमेरिकी सदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेश कर रहे हैं, क्या वो तजवीज़ हमास मानेगा या फिर हमास की तरफ से उस तजवीज़ में कुछ चेंजेस किए जाते हैं? ये देखने वाली बात होगी। क्या हमास की तरफ से कहा जाता है कि जो आपने 21 इसमें तजवीज़ प्रस्ताव रखे हैं, इनमें से हम कुछ मान रहे हैं और कुछ नहीं मान रहे हैं, तो एक पेज पर आने की कोशिश करेंगे अगर आपने ये वाला माना और ये दूसरी तजवीज़ नहीं मानी तो। क्या इस तरह का कोई अमल देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कतर एक बार फिर से सालसी के लिए तैयार हो गया है। भले ही इसराइल की तरफ से कतर को निशाना बनाया गया था। कतर में हमला उस बिल्डिंग पर किया गया था जहां पर हमास के लीडर सर जोड़ कर बैठे थे और दूसरे डेलीगेशन से बातचीत कर रहे थे कि इसराइल और गजा फ़लस्तीन पर हो रहे अटैक को रोकना है, सीज़ फायर को लागू कराना है। इसको लेकर बातचीत हो रही थी क्योंकि आपको मालूम ही है कि इसराइल में इस वक्त फायरबंदी लगातार जारी है और फायरबंदी की खिलाफवर्जी लगातार इसराइल की तरफ से की जा रही है। ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। आईडीएफ के फौजियों की तरफ से इसराइली बच्चों को भी निशाना बनाया जाता है। और एयर ड्रॉप्स हमने देखा था कि पिछले दिनों बहुत सारे ड्रॉप्स किए गए थे ताकि जो वहाँ पर कहत साली भुखमरी जो पैदा हो रही है वो उसमें थोड़ी सी कमी किया जा सके, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर खुराक की बेहद कमी है। हमने देखा कि एयर ड्रॉप्स के पीछे जो अवाम है, वहाँ के बच्चे हैं, दौड़ते हुए नजर आए और ऐसे में कई लोगों की अमवात भी हुई है। और अभी जो ताज़ा पेशरफ्त हुई है वो ये है कि हमने देखा कि पहले हवा से एयर ड्रॉप्स के जरिए गिराए गए सामग्री, खाद्य सामग्री, ज़रूरी अशिया, खाने पीने की चीज़ें, और अब
फ्लोटेला, समूद फ्लोटेला, ये बहरी जहाज पर मुश्तमिल बेड़ा है। ये काफिला है, किश्तियों का काफिला है जो अलग अलग मुमालिक के रुकन से भरा हुआ है और ये गजा की तरफ जा रहा है मुहासरा तोड़ने के लिए, ताकि गजा के लोगों को जो अशियाए खुर्दनी हैं या ज़रूरी सामान है उन्हें मुहैया कराया जा सके और कत्ल व गारतगिरी जो इसराइल की तरफ से जारी रखी गई है उसे बंद कराया जा सके, आलमी सतह पर की चर्चा हो। और यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि पिछले हफ्ते 23 सितंबर का वक्त था जब इसराइल की तरफ से जो कश्तियाँ थीं वो करीब जब पहुँच रही थी तो हमने देखा कि इसराइल की तरफ से बमबारी की गई और इसराइल ने कहा कि मैं चेतावनी देता हूँ कि हमारे दायरे हुदूद में अगर आप दाखिल होंगे तो ऐसे ही आपको सामना करना पड़ेगा। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि समूद फ्लोटेला के 2 जहाज़ बहुत ही करीब गजा के सरहद के साहिल के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। ऐसे में सबसे दाद देने वाली बात यह है कि अल समूद फ्लोटेला की कश्तियों में शामिल ये जो कारकुन हैं, अलग अलग शोबे हयात से जुड़े हुए कारकुन हैं, इनमें ज़रा सा भी डर का माहौल नहीं है। इसमें हमबर्ग भी हैं, इसके अलावा अलग अलग शोबे हयात से जुड़े हुए लोगों का ये काफिला है जो गजा की तरफ रवाना है और इनमें अज़्म मुसम्मम है, इनमें बहादुरी झलकती है, इनके चेहरे पर ज़रा से भी डर और खौफ कुछ भी नहीं दिखाई देता है और खुशी खुशी ये गजा के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच इसराइल भी चेतावनी देता हुआ, इंतबा देता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इनको अपनी हुदूद में दाखिल नहीं होने देंगे। और एक हमला करके हमने दिखा भी दिया, एक नहीं कम 2 हमला किया गया, 2 इसराइल ने वक्तन फवक्तन किया और ये बताया कि अगर ये तमाम काफिले हमारे हुदूद की तरफ आने लगेंगे तो हम इन्हें निशाना बनाएंगे और हम इन्हें चेतावनी पहले ही देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये फ्लोटिला तो आगे की ओर बढ़ रहा है कि कहीं फिर से इसराइल की तरफ से हमला ना किया जाए, टारगेट ना किया जाए, ये देखने वाली बात होगी। तो दूसरी तरफ ये है कि एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई, कतर से मौफी इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का मांगना बहुत बड़ी पेशरफ्त की शक्ल में माना जा सकता है, क्योंकि वो इसराइल जो एक ही वक्त में कई मुमालिक से लोहा लेने के लिए और अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए हमने देखा कि बमबारी करता रहा है, वो मौफ़ी पर कहीं ना कहीं आमादा नज़र आ रहा है या मौफ़ी मांग रहे हैं। तो ये बड़ी पेशरफ्त से मानी जा सकती है।